हेलो गाइस, मैं हूं आलम शब्बीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटेंट केमिस्ट। सो गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये उस वर्ड से जाहिर होता है कि किसी चीज़ को आयनाइज करवाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास अगर कोई एक एटम है, ठीक है, ये इसके शेल्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आपको पता है। तो ये मेरे पास लेट्स सपोज सोडियम एटम है, ठीक है। अब इस सोडियम एटम में को आयनाइज करवाने के लिए इसके इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहता हूँ तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे और अपने शेल से निकल जाए। तो उसके नतीजे में क्या होगा? ये जो एनर्जी मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए दी है, ठीक है, जितनी एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए देनी पड़ेगी उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, किसी एटम को आयनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करवाने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम में और सोडियम एटम के वैलेंस शेल से रिमूव करवाने के लिए। तो इस एनर्जी को क्या कहते होते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें, इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डेफिनेशन में देखें कि वो मिनिमम अमाउंट का मतलब है कि वो कम से कम मिकदार जो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये सोडियम था और सोडियम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहता हूं तो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी मुझे इसे देनी पड़ेगी उस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फिर से देख लें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी और ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई सोडियम की। अगर हम सोडियम से रिमूव करवाना चाहते हैं तो हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करवाने के लिए। और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों है? क्योंकि अगर गैसियस स्टेट में नहीं होंगे तो एटम्स जो होते हैं वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बॉन्डेड हो और वो हम उन्हें ईजिली रिमूव करवा सकें, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी आयनाइजेशन एनर्जी की और ये इसकी एक एग्जांपल है। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, ये बात समझ आ गई होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज पहले ये समझ लें कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड किस चीज पे करती है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि डिपेंड किस चीज पे करती है तो आप इसका पीरियोडिक ट्रेंड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन डिपेंड अगर हम देखते हैं डिपेंड किस चीज पे कर रही है तो सबसे पहले देखें, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से जो है ना वो बना के आपको शो करवा देता हूँ। ये मेरे पास सपोज कोई एक एटम है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है कि एक एटम है और इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे इफेक्ट देख लें, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस एनर्जी डिपेंड करेगी किस चीज़ पे? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए किन किन फैक्टर्स का हमें सामना करना पड़ेगा वो ये देख लें। सबसे पहले तो ये है कि एटॉमिक साइज,
एटॉमिक साइज। अब देखें एटम का साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पे बहुत कम होगी। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पे कम होगी तो हम इसे इजीली रिमूव करवा सकेंगे, मतलब हमें कम अमाउंट देनी पड़ेगी एनर्जी की, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर साइज ज़्यादा होगा, एटम का साइज अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पे कम होगी। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान हो जाएगा और हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी क्या है, वो आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज में आप देखें, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतनी ही ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। एक और नंबर ऑफ शेल की बात कर लेते हैं, चलें, नंबर ऑफ शेल। अब अगर हम शेल की बात करते हैं तो शेल देखें, जितने कम होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के करीब होगा, और जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर तो शेल बढ़ जाते हैं, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, अगर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे तो जितने ज़्यादा होते जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतना दूर चला जाएगा। न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर उतनी कम होगी और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में देखें, चलें सबसे पहले इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि इनसे होगा क्या। सबसे पहले देख लेते हैं, पीरियड की बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक पीरियड जो है वो लिख देता हूँ। ये मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। अब इसमें समझने वाली बात यह है, देखें अगर लिथियम का देखें, ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ठीक है। अगर आप बोरॉन का देखेंगे तो अगर आप इसके बाद बेरिलियम का, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इसका बोरॉन का देखेंगे तो वो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये बन के आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कार्बन का देखेंगे अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इन्हीं को देख लें, इनमें सिंपल देखें। अब सबसे पहले हम पहले फैक्टर की बात करते हैं, साइज की। अगर हम साइज की बात करें तो साइज तो इधर बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि साइज साइज जो है, अगर हम साइज की सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखें, इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज तो वही है जो है, मतलब शेल के लिहाज से देखें तो नंबर ऑफ शेल अगर देखें तो नंबर ऑफ शेल पे कोई फर्क नहीं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में नंबर ऑफ शेल सेम है, तो नंबर ऑफ शेल का तो फैक्टर बिल्कुल खत्म ही हो गया। उसके बाद देखते हैं एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। पहले न्यूक्लियर चार्ज को देख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे बढ़ती है, तो जिसकी वजह से एटम अंदर की तरफ मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इस पे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल में कि क्यों डिक्रीज होता है, सारी वजूहत उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे देखें, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। देखें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे,
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। जितनी इसको देनी पड़ेगी उसके बाद इसमें इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज मजीद बढ़ गया है, इसमें फिर मजीद बढ़ गया, इसको और मजीद ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा जो है ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। तो न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ बढ़ रहा है तो एनर्जी हमें कंटिन्यूसली भी एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट की पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए इंक्रीज होती है, उसकी रीज़न ये है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज ये भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है। अच्छा, और जो हमारे पास साइज होता है ये डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। इन दो वजूहात की वजह से अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। सिंपल सी बात ही देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन के साथ साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। और ये दोनों फैक्टर, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तब भी जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तब भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये तो था इसका पीरियड के बारे में। अगर आप देखें ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में देख लेते हैं हम ग्रुप में क्या होगा। इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है, फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट से याद रखें, रट्टा बिल्कुल ना लगाएं। देखें, अगर आप इसका देखते हैं कि ग्रुप से, ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में भी बहुत ही आसान है। एक ग्रुप हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। अब सबसे पहले अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लिथियम को देखें तो इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। उसके बाद आप अगर सोडियम को देखेंगे तो सोडियम में क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप पोटाशियम को देखेंगे तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके इनर शेल में फिल होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ शेल, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो भी हो, लेकिन एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन देखें, अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थी, इसमें मज़ीद कम हो गई, इसमें आगे मज़ीद कम हो गई, इसमें उससे ज़्यादा कम हो गई, और फर्दर हम नीचे जाएंगे तो एक शेल और आ जाएगा तो वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जाती है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें उससे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें उससे कम देनी पड़ेगी, इसमें उससे कम देनी पड़ेगी, इससे नीचे हम जाएंगे तो मज़ीद कम होती जाएगी। तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब है कि जैसे हम डाउनवर्ड ग्रुप में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल जो हैं वो ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ न्यू शेल की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो वैलेंस शेल पर डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है और हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन पीरियड में क्या हो रहा था कि कोई नंबर ऑफ शेल ऐड नहीं हो रहा था, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ रही थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। अगर न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी
ज़्यादा होगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आखिरी बात ये है कि अभी तक तो जो है ना हमने इसके ट्रेंड्स और इसकी बात की, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हो तो क्या होगा। देखें, अगर हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवाया यहाँ से, ये सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ठीक है, इसमें इसको 496 किलो जूल पर मोल जो है ना हमने एनर्जी दी। अब देखिए, कोई एटम ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा सकते हैं, 2 करवा सकते हैं, 3 करवा सकते हैं, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसके लिए इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उससे फिर मज़ीद ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि देखें, जब हम, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बोरॉन है फॉर एग्जांपल, या फिर हम इसको बल्कि सोडियम कर लेते हैं, सॉरी मैग्नीशियम। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, लेकिन जब आप ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे तो जितनी एनर्जी आप इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए लगेगी, रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी आप इस पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए देंगे, जब आप ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लेंगे, जब आप ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, इसमें से मैग्नीशियम है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो ये मैग्नीशियम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जब फर्दर इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए लगी थी उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी में से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसमें से उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले और दूसरे से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाएंगे तो उसके लिए हमें पहले वाले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम 2 रिमूव करवा लेंगे तो फिर मजीद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो फिर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाएंगे तो हमें उनसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो मजीद बढ़ गई है। तो इस तरह आप पहला रिमूव करवाते तो कम एनर्जी देनी पड़ती है, फिर दूसरा करवाते तो उससे ज़्यादा, फिर तीसरा करवाते तो उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये भी जो है ना इसका हिस्सा है पार्ट का, सेकंड पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। तो ये बात आपको उम्मीद है कि यहाँ पे ये बात भी समझ आ गई होगी। पहले तो मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन को रिमूविंग की बात हो रही थी, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, 2 को करवाएंगे, 3 को करवाएंगे तो कैसे करूँगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आयनाइजेशन एनर्जी, इसके एग्जाम्पल, इसका पीरियोडिक ट्रेंड और इसकी जो है ना डिफरेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज, ये सारी बातें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।